Hello students, welcome to Bunsen Learning. My name is Rishabh and let's just continue magnetic effects of electric current. Right? So what we did in last lecture? क्या पढ़ा था बच्चे लास्ट लेक्चर में? फोर्स पढ़ी थी, ठीक है ना। फोर्स किस पे डिपेंड करती है? एल लेंथ के कंडक्टर पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स किस पे डिपेंड करती है? राइट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी किया था और बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए थे। तो आई होप वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जिस बच्चे ने लेक्चर एक्सेस नहीं किए, बच्चे नया बच्चे स्टूडेंट है कोई, तो उन लेक्चर्स को जाके देखो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड देन कम टू दिस लेक्चर। राइट, ओके, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर मैग्नेटिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे ऑब्जर्व किया, किसने ऑब्जर्व किया, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सारा ध्यान बच्चे स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है ना। और जो नया है, आई रिपीट, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चे नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो। राइट, हमारे लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। ओके, सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इसको हमने कैसे ऑब्जर्व किया। सो द फिनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए सर्किट बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है, देखो, आपने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसके अराउंड कॉपर वायर को रैप किया और उसको गैल्वेनोमीटर से कर दिया कनेक्ट। अब ठीक है ना, उसको कर दिया आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, ठीक है। अब आपने फिर क्या किया, अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बैटरी नहीं है ना, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो होगी बीच में, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसके पास एक मैग्नेट लेके आए, तो क्या ऑब्जर्व किया, जब मैग्नेट इसके पास ला रहे हो तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। दैट मीन्स इसमें करंट आया, इसमें करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस इसके मैग्नेटिज्म की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो गया। राइट, फिर लाके रोक दिया तो करंट जीरो हो गया, ठीक है। फिर अवे लेके जा रहे हो तो वो डिफरेंट रिफ्लेक्शन आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया, ठीक है ना, ठीक है ना। आप देख रहे हो, जब इसको दूर लेके जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो डिफ्लेक्शन ही इधर आएगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन इधर आएगा। तो अब क्या नोटिस, इससे क्या ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करो तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि इसका असर इस पे आ रहा है। राइट, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस हो जाना, ठीक है ना। तो आजकल तो चार्जर भी ऐसे आ रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। आजकल चार्जर भी ऐसे आ रहे हैं कि कॉइल होती है, उसके ऊपर फ़ोन रखो तो फ़ोन अपने आप चार्ज हो जाता है। वो क्यों होता है? कभी माइंड में आपने सोचा, क्वेश्चन किया कि सर ऐसा कैसे हो रहा है कि हमने कॉइल के पहले तो चार्जर पिन वाले आते, सबको पता है बात, बट अब कैसे चार्जर आ रहे हैं कि आपको एक कॉइल दे रखी है, ठीक है ना, एक पैड है, उसके ऊपर फ़ोन रखो और वो अपने आप चार्ज हो जाता है। तो वो कैसे हो रहा है चार्ज? वहाँ पे फिनोमेना यही यूज़ होता है, इंडक्शन। वहाँ पे भी बच्चे इंडक्शन ही यूज़ होता है कि कॉइल से करंट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, उससे करंट इंड्यूस होता है आपकी बैटरी में और वो चार्ज हो जाती है। सो दैट दिस फिनोमेना इज़ वेरी वेरी यूजफुल नाउअडेज। तो जहाँ भी बिना कॉन्टैक्ट किए आपको करंट मिल रहा है, समझ जाओ वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडक्शन का रोल है। क्लियर है बात? ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। अगर आपने मैग्नेट को लाके रोक दिया तो करंट जीरो हो जाएगा। या तो इसको मूव करो, इसको रेस्ट पे रख रहे हो तो इसको मूव करो, ठीक है ना, या फिर इसको मूव कर रहे हो, इसको मूव कर रहे हो तो इसको रेस्ट पे रखो। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। देयर हैज टू बी सम रिलेटिव मोशन, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन है तो करंट रहेगा, रिलेटिव मोशन तुमने कर दिया जीरो तो करंट हो जाएगा जीरो। इज इट क्लियर? ठीक है, हुआ फंडा क्लियर? सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब आता है कि इंडक्शन इंड्यूस जो करंट होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो इंड्यूस करंट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर कॉइल के अंदर टर्न्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस भी ज़्यादा होगा, ये बात सबको पता है ना बच्चे। अगर कॉइल के अंदर हमने क्या पढ़ा था सोलेनॉइड में, तो बी होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो करंट भी बढ़ जाएगा। सो इंडक्शन इंड्यूस करंट एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दूसरा क्या है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर।
ऑब्वियसली बात है, अगर मैग्नेटिज्म आपने बढ़ा दिया, मतलब पहले तो वीक मैग्नेट लगा रखा था, अब आपने कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दिया, हॉर्सशू मैग्नेट, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो करंट इंड्यूस भी ज़्यादा होगा। क्लियर है ना बात? ठीक है। तीसरा आता है कितनी स्पीड से आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो कॉइल की तरफ। अगर आप फास्ट मूव कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है, मतलब करंट ज़्यादा हुआ इंड्यूस। अगर आप स्लोली लेके जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन स्लो होगा। तो करंट इसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ द कॉइल, ये 3 फैक्टर्स पे इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है, इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो, फिर आगे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 मार्क्स में तुम्हारा आ सकता है स्कूल में। लिखो फटाफट। सॉरी, डन। Okay, so this phenomena was given by Faraday. So this is known as Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? Faraday's law। ये Faraday ने बताया था। इंडक्शन का फिनोमेना सबसे पहले उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या किया था? एक कॉइल ली, ठीक है, 2 उसके पर साइड में 2 दूसरी कॉइल रखी, तो दीज 2 कॉइल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, अब होगा क्या? जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट? ठीक है ना। और ये कॉइल, इसमें भी आपने क्या करा? इसमें बैटरी लगा रखी है, तो इसमें जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें आप देख रहे हो जब यहाँ पे मैग्नेट नहीं था तो इसमें कोई करंट नहीं था, क्योंकि इस यहाँ पे बैटरी जो है उससे करंट कांस्टेंट है, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही, तो तब इस पर करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप मैग्नेट लेके आए तो करंट इसमें इंडिकेट हो रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हो रही है। तो चेंज इज द कॉज, सिंपल सी बात है, इंडक्शन मतलब चेंज, तो चेंज इज द कॉज ऑफ इंडक्शन। सिंपल इतना याद रखो, अगर चेंज हो रहा है तो इंडक्शन होगा, चेंज रोक दिया तो इंडक्शन भी रुक जाएगा। क्लियर है? तो ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने। आप इसका नेट पे जाके और एक्सपेरिमेंट और देख सकते हो, इसकी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो नेट पे कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो, तो यू विल गेट टू नो कि इन्होंने कैसे सारी चीज़ें ये ऑब्जर्व करी विद टाइम। ठीक है, इसको जाके पढ़ना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं कि जो बुक में दे रखा है वही पढ़ते रहो, थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ा करो, तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका माइंड खुलेगा चीज़ों को लेकर के। सो जस्ट रीड हिज बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी पढ़ो, देखो इन्होंने कैसे कैसे चीज़ें ऑब्जर्व करी, किस सर्कमस्टांसेस में इन्होंने सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है, तो यू विल बी इंस्पायर्ड, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो, सो अब आता है कि हमें ये तो पता लग गया कि जी करंट इंड्यूस होता है,
ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि करंट इंड्यूस तो हो गया, तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताई जाए, ठीक है। तो इसके लिए आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, लेफ्ट नहीं राइट, लेफ्ट वाला तो अलग था, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो क्या होता है रूल, देखो सिंपल है, जस्ट टेक योर राइट हैंड, वैसा ही है जैसे लेफ्ट हैंड था, जस्ट टेक योर राइट हैंड, राइट हैंड लो और फिंगर, फॉर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को करो परपेंडिकुलर, जैसे किया था पहले, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। तो आपका जो थंब होगा वो फोर्स शो करेगा, मोशन मतलब फोर्स। आपकी जो ये फॉर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, और जो इंडेक्स फिंगर है, जो ये मिडिल फिंगर है, क्या शो करेगी, इट विल शो योर डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लिख लो यहाँ पे। इंड्यूस करंट, ठीक है, क्लियर है बात। सो दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसको इतना याद रखो कि इंड्यूस करंट भी वैसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके बच्चे क्या डेफिनेशन बनी, क्या इसका स्टेटमेंट बना मुझसे, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल which stretch the thumb, forefinger and the central finger of your right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, right? Then if forefinger represent direction of field, thumb represent direction of motion, then the central finger will represent the direction of induced current. आ गई बात समझ, ठीक है। तो ये इसका बच्चे स्टेटमेंट है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बोर्ड एग्जाम्स। ये बच्चे 2 मार्क में आपसे रूल पूछ सकते हैं स्टेट करने के लिए बोर्ड में, तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही छाप के आ जाना, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ही आएगा, वैसे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा बेटा ये, तो ऐसे के ऐसे छाप के आ जाना पूरा, एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स। क्लियर है, कोई चेंज नहीं चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो लिखो हेडिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लिखो 2 मार्क्स में आता है, और ये कंप्लीट डेफिनेशन अभी लिखो, अभी के अभी लिखो फटाफट। डन। चलो ठीक है, ओके। सो अब हमने करंट स्टडी किया, वी हैव स्टडीड, ठीक है ना। हमने करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो उस पर चार्ज, उस पर फोर्स लगती है, बात हमने स्टडी करी, राइट। दूसरी चीज़ हमने अभी देखा, इंड्यूस करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी कि कितने टाइप के करंट हमें प्रेजेंट इसमें होते हैं हमारे इसमें सिलेबस में, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और डीसी करंट, सिंपल शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं डीसी करंट। तो डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है, द करंट विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड,
द करंट विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो जो हमारा सेल और बैटरी होती है वो हमें क्या देती है, डायरेक्ट करंट देती है। तो आप क्या देख रहे हो, विद टाइम करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक्सेस के नीचे नहीं जा रहा, ठीक है ना, एक ही क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्शन भी सेम हो गई और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्लियर है बात, ठीक है। सो डायरेक्ट करंट इज व्हाट, द करंट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सेल और बैटरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लिखो इसे। डन। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में मोस्टली आता है, जो यूज होता है। सो करंट विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो बेटा आप ग्राफ से क्या देख रहे हो, ग्राफ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बताओ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर एक मैक्सिमम तक गया पीक वैल्यू आई नॉट, फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर ऊपर आगे क्वाड्रेंट चेंज हो गई तो फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आप देख रहे हो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, और साइनूसॉइडल भी करंट भी बोल देते हैं, साइनूसॉइडल करंट भी बोल देते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे घर में करंट आता है, 50 हर्ट्ज। आपने देखा होगा ना, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हो तो उसके पीछे दो चीज़ें लिखी होती हैं कि वो कितनी वोल्टेज है, बेयर कर सकता है, 220 वोल्ट पे काम करेगा वो, दूसरा फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता है, देखी होगी आपने चीज़। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, राइट। तो करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर ईच रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कॉइल से बनता है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट किससे बनता है अभी हम देखेंगे आगे, डीसी मोटर देखेंगे ना एक बार, तो ऑल्टरनेटिंग करंट कॉइल से बनता है। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी आपका ऑल्टरनेटिंग करंट उससे फॉर्म हो जाएगा। सो इसको ग्राफ से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। हुआ क्लियर, चलो लिखो इसे भी। डन, करें मूव। तो क्या एडवांटेज होती हैं दोनों करंट्स की, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी।
सो अभी हम क्या देख रहे हैं, एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट. सो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. सबसे बढ़िया और सबसे पहली एडवांटेज बच्चे यही होती है. ठीक है ना, आपने अगर बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना, तो बैटरी का करंट ज़्यादा दूर तक आप लेकर नहीं जा सकते. ठीक है ना, बिकॉज उसका लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है. बट अल्टरनेटिंग करंट कैन ट्रेवल अप टू लार्ज डिस्टेंसेज. ठीक है. दूसरा क्या है कि एसी इजीली प्रोड्यूस भी हो जाता है डीसी से. डीसी इज क्वाइट कॉस्टली देन एसी करंट. एसी वोल्टेज ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है टू एनी डिजायर्ड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. है ना, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है. तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन. स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा कि 100 वोल्ट से 250 वोल्ट कर दिया, राइट. स्टेप डाउन क्या करेगा, डिक्रीज कि 250 से वापस 100 कर दिया. ठीक है. तो ये चीज हम एसी के साथ कर सकते हैं, डीसी में नहीं हो सकती. ये एडवांटेज डीसी में नहीं प्रेजेंट होती. फिर क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एसी एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट रिड्यूसेस फाइन लॉसेस. हम क्या करते हैं, इसी करंट को अगर ट्रेवल कराना है तो हाई वोल्टेज और लो करंट पे चाहते हैं कि वो ट्रेवल करके जाए. ऐसा करने से जो पावर का लॉस है वो कम होता है, जो है ना. हमारा मेन एम क्या होता है कि कम से कम एनर्जी में लॉस हो. दैट इज पॉसिबल इन एसी करंट. क्लियर है बात. ठीक है, इसको लिखो फटाफट, आगे आते हैं स्लाइड पे. डन. फिर क्या एडवांटेज बोली है, एसी और एसी मोटर और अदर अप्लायंसेस आर इजियर टू ऑपरेट. ठीक है. फिर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी व्हेन रिक्वायर्ड. सो एसी को आप डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हो. ठीक है ना, जब रिक्वायरमेंट होती है. सो ये सब एडवांटेजेस थी एसी की ओवर डीसी करंट, राइट. तो सिंपली बेटा एग्जाम में आ जाती है, 2 मार्क्स में देखे ना, आस्क यू 2 और 3 मार्क्स में. तो ये सारे पॉइंट अच्छे से रट लो. ठीक है. ओके. अब आता है डिसएडवांटेज. एसी की डीसी पर क्या डिसएडवांटेज होती हैं. सो एसी अट्रैक्ट ए पर्सन हु टचेस द लाइन बट डीसी गिव्स ए रेपलिंग शॉक. ठीक है ना, एसी लाइन को अगर आप टच कर लो, जैसे आपके घर में सॉकेट वगैरह लगे हैं, उसको अगर आप टच कर लो तो यू विल गेट अ शॉक. ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हाई शॉक लगता है. बट अगर आप बैटरी की वायर को टच करोगे तो इतना ज़्यादा करंट नहीं लगता, इतना ज़्यादा करंट नहीं लगता. प्लस वो रिपेलिंग होता है. एसी वाला जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, राइट. तो इसलिए डीसी वायर अगर आप टच करोगे ना तो देखोगे पर्सन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट अगर बेटा एसी टच कर लिया, करना मत ये चीज़ अभी. ठीक है ना, घर पे करना मत. यू शुड नो दिस. ठीक है ना, कि अगर एसी वायर को टच कर लिया तो यू विल गेट अ सेवियर शॉक. फिर क्या होता है, एसी गिव्स ए ह्यूज एंड सडन शॉक विच बिकम्स फैटल. ऑब्वियसली एसी इज कंडक्टेड ओवर द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर. स्किन इफेक्ट, इट इंक्रीजेज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. मतलब कोई कंडक्टर है, आपने कोई कंडक्टर लिया है तो उसके सरफेस पे एसी करंट कैन ट्रेवल, डीसी कान ट्रेवल, राइट. इसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट. कमर्शियल जनरेटर एसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कमर्शियल हमारे जनरेटर्स होते हैं. क्लियर है. ठीक है. चलो, इसकी ये 4 ही है, इसको करो फटाफट, लिखो फटाफट.
डन, क्लियर है बात। चलो अब आता है डीसी मोटर्स, ठीक है ना। तो बच्चे ये टॉपिक बोर्ड में तो इंक्लूडेड नहीं है, आई थिंक इस ईयर ये बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल वी कैन जस्ट गो थ्रू इट, आपको ना आइडिया देने के लिए, क्योंकि हमने इंडक्शन पढ़ा, ठीक है ना, हमने इंडक्शन पढ़ा, फ्लेमिंग्स रूल पढ़ा, डीसी एसी करंट पढ़ा, तो ये टॉपिक छोटा सा ही है, जस्ट इसको समझ लो, आपको पता होना चाहिए डीसी मोटर काम कैसे करती है, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ है डीसी मोटर, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसमें कॉइल होती है, आपने सबसे पहले क्या करा, एक कॉइल को रख दिया किसमें, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, दैट इज हॉट शू मैग्नेट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, उसके बीच में इस कॉइल को रख दिया, राइट। अब इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया किससे, ब्रशेस से, कम्यूटेटर हो गया, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे भी इसमें करंट फ्लो करेगा, तो हमने क्या पढ़ा है बच्चे, हमने क्या पढ़ा है, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, ये पढ़ा है हमने, राइट। सो दिस वायर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इससे फोर्स लगेगी लेट से ऊपर, और इस पे लगेगी नीचे। सो दिस वायर विल रोटेट, दिस वायर विल रोटेट। तो ये वायर रोटेट करेगी, इसके रोटेट होने से क्या हो जाएगा, इसके रोटेट होने से बेटा क्या होगा, आपका शाफ्ट रोटेट करेगा, एंड आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चे किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे आपका शाफ्ट लगा होता है, ठीक है ना। तो आपके घर में जो फैन में मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है, डीसी। योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, आई ना बात समझ। तो ये रोटेट होती है तो फोर्स लगने से, तो फोर्स लगेगी, रोटेट होगी कॉइल, तो इसके रोटेट होने से जो एक्सल कनेक्टेड होता है इससे शाफ्ट, वो रोटेट होगा, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज अ डिवाइस, रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, बिकॉज इन सब में हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, राइट। सो द डिवाइस दैट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, ठीक है ना। अब होता क्या है बच्चे, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है आपको, जो करंट आपने यहाँ लगा रखा है, इस करंट को, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है ताकि कॉइल ये पूरी घूम पाए। तो ये काम किसका होता है, ये काम किसका होता है, कम्यूटेटर का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर करता है ये काम, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर करता है, क्लियर है बात, ठीक है। चलो लिखो इसे,
डन, ठीक है। So the commercial motors are an electromagnet, use electromagnet in place of permanent magnet, right? electromagnet की एडवांटेज हमने पढ़ी थी कि करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर करंट डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। फिर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है ना। टर्न्स ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और उस पर करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। प्लस फिर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, इट इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड सेवरल टाइम्स सो दैट इंड्यूस करंट इंक्रीजेज, ठीक है ना। और जब करंट ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी बन रही है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो ये एडवांटेज है कमर्शियल मोटर में, क्लियर है, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल बना इसका मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का बच्चे क्या प्रिंसिपल बना। सो व्हेन ए करंट कैरिंग वायर, क्या लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, ठीक है ना, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स एंड हेंस इट रोटेट्स एंड प्रोड्यूस एंड कन्वर्ट्स दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो आप सिंपली ये प्रिंसिपल लिख सकते हैं इसके अंदर, क्लियर है, इलेक्ट्रिक मोटर में, क्लियर है बात, ठीक है। सो जस्ट आपको पता होना चाहिए, बोर्ड के सिलेबस में रिपीट नहीं है, बट यू शुड नो दिस। ठीक है, चलो तो बेटा इस टॉपिक को छोड़ना मत, ठीक है, कर लेना, बिकॉज आई थिंक ये कुछ स्कूल्स में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। ऐसा भी है कि कुछ स्कूल में ये टॉपिक स्कूल में क्वेश्चंस मैम ने दे दिया है, ठीक है ना, कुछ स्कूल्स में नहीं दिया। सो देर वॉज स्टिल कन्फ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स, दैट्स वाई मैंने टॉपिक स्लाइड में डाल दिया कि आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो नॉलेज के लिए पढ़ लो, राइट, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ कन्फर्म कर लेना एक बार इस चीज़ को, ठीक है ना, किसकी बोर्ड एग्जाम्स में कन्फर्मिटी के कन्फर्म है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। और अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉलेज के लिए आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर है बात। करें आगे मूव, ओके। अब आता है डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। सो बच्चे डोमेस्टिक सर्किट में हमने क्या देखा है, जो आपके घर पे सर्किटरी होती है वो कुछ ऐसे होती है, 3 वायर आ रही होती हैं, एक होती है अर्थिंग की वायर ग्रीन वाली, एक होती है लाइव वायर ये रेड वाली, और एक होती है ये न्यूट्रल वायर ब्लैक वाली, राइट। तीनों वायर आई, ये आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पास करती हैं। सबसे पहले इनको कौन मिलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राइट। फिर बोर्ड के बाद कौन मिलता है इनको, इलेक्ट्रिसिटी मीटर मिलता है, राइट। उसके बाद 2 वायर अर्थिंग वायर अलग से है, इसको बताऊंगा अभी। जो मेन लाइन से वायर आती हैं वो 2 होती हैं, रेड वाली और ब्लैक वाली। रेड वाली में करंट होता है, ब्लैक वाली में करंट नहीं होता। अब यहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब इसमें मेन स्विच होते हैं, फ्यूज़ होते हैं हर सर्किट के लिए, है ना। घर में एक बॉक्स लगा होता है ना कि सब हर रूम का अलग स्विच होगा, हर बोर्ड का अलग स्विच होता है, अलग फ्यूज़ होता है, राइट। तो वो बॉक्स ये होता है। अब इसके बाद जो वायर जाती है यहाँ, तो ये आपके अप्लाइंसेज है तीनों पैरेलल में, क्योंकि घर में जो सर्किटरी लगती है वो कौन से उसमें लगती है, वो पैरेलल में लगती है, राइट। तो ये तीनों पैरेलल में है, यहाँ से हमने रेड वायर कनेक्ट कर दी तो ये सब क्या होगा, रेड, और यहाँ से ब्लैक, तो दिस 3 विल बी इन पैरेलल सर्किट, राइट। फिर हमने क्या करा, अर्थ वायर कनेक्ट कर दी इंडिविजुअली तीनों अप्लायंसेस में, ठीक है। तो ये आपका घर का हाउस होल्ड सर्किट डायग्राम होता है, क्लियर है बात, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, ठीक है। इसको बनाओ पहले, फिर इसका फंक्शन देखते हैं। इसको बेटा बना के देखो, आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। इसको बना के देखो एक बार,
देखो बच्चे, सिलेबस है तुम्हारा, जिसको नहीं पता देख लो एक बार। इस चैप्टर में से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है, सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर हमने पढ़ लिया। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सोलेनॉइड, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लिया, BIL जो होता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक मोटर, ये टॉपिक आ रहा है बोर्ड में, इलेक्ट्रिक मोटर वाला बच्चे, ठीक है ना। जनरेटर वाला नहीं आ रहा, इसके बाद जनरेटर जो आता है, ये टॉपिक बच्चे बोर्ड में आ रहा है, ठीक है ना। इसको कंफर्म कर लेते हैं अभी। तो जनरेटर था, ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। इंडक्शन आ रहा है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अच्छा, जनरेटर इसमें लिखा हुआ है बेटा, रुको रुको रुको। जनरेटर बेटा लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक सर्किट। तो बेटा आ रहा है, मोटर जनरेटर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। मोटर जनरेटर दोनों ही आ रहे हैं, कुछ नहीं काटा इन्होंने। तो दिस इज 2020 to 21, ठीक है। तो सिलेबस इज इन, ठीक है। चलो, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब तो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ोगे, अब तो तमीज से पढ़ोगे अच्छे से, राइट। तो इलेक्ट्रिक मोटर स्टडी कर लिया अच्छे से, तो बच्चे इसको NCERT से जाके पढ़ो, इलेक्ट्रिक मोटर को NCERT से जाके पढ़ो और बेहतरीन तरीके से देखो क्वेश्चन क्या आता है। एक तो आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, सबसे पहले देखना प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। प्रिंसिपल हो गया। फिर पढ़ना इसकी वर्किंग में इसका पूरा ये डायग्राम आएगा और सब पूरी वर्किंग आएगी। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, ब्रशेज होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये जो ब्रशेज होते हैं यहाँ, ठीक है। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी होती है ताकि कॉइल पूरा रोटेट कर पाए। तो ये काम होता है कम्यूटेटर का, ठीक है ना। इसकी वर्किंग हो गई, प्रिंसिपल हो गया। फिर इसके यूजेस कि क्या यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर के, जो मैंने बताए हैं अभी, राइट। तो ये 3 पॉइंट तो देखो मस्ट है, प्रिंसिपल, वर्किंग और यूजेस। ये 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक मोटर में मस्ट है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आने हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। फंडा क्लियर है। तो NCERT में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है और NCERT से ही करना है टॉपिक, इनफ है NCERT वाला। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या होता, तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट्स। तो डोमेस्टिक सर्किट का फंडा क्लियर है। अब ये बच्चे तीनों वायर देख लेते हैं एक बार, ये तीनों एक बार वायर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स, राइट। तो ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। वन ऑफ द वायर्स, है ना, जो हमारे घर में अंडरग्राउंड केबल से वायर आ रही होती हैं। सो वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर। जो रेड इंसुलेशन वाली वायर थी ना अभी इसमें फिगर में, वो थी आपकी लाइव वायर, इसको हम पॉजिटिव वायर भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरी वायर कौन सी आती है, द वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। इन आवर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है दोनों के बीच का, 220 वोल्ट, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। फंडा क्लियर है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट्स, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो, फिर आते हैं।
ठीक है, क्लियर है? सो लाइव वायर हो गई, न्यूट्रल वायर हो गई, अब आती है अर्थिंग की वायर। सो द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर is usually connected to a metal plate deep inside near the house, deep inside the earth near the house. This used as a safety measure for those appliances that have a metallic body, right? अब होता क्या बच्चे, अगर आपको जो करंट किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो, सपोज अगर आयरन यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हो, एंड आयरन हैज़ अ मेटलिक बॉडी, राइट? उसका मेटलिक बेस होता है। तो अगर आपने वो बेस टच कर लिया और उस बेस पे अगर करंट हुआ, बाई चांस करंट अगर लीक हो गया या जो लाइव वायर है उससे टच हो गई और वो वायर फिर आपने टच कर ली, तो ऑब्वियसली यू विल गेट शॉक, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मेटलिक बॉडी होती है किसी अप्लायंस की, उससे एक अर्थिंग वायर लेके कनेक्ट कर देते हैं। होता क्या है ऐसा करने से, देखो ऐसा करने से होता क्या है कि आपने किसी अप्लायंस की मेटलिक बॉडी है, ठीक है ना, मेटलिक बॉडी है, इससे क्या करा, वायर को कनेक्ट कर दिया और उसको अर्थ में ले गए। ऐसा करने से होता क्या है कि अगर बाई चांस इसमें कोई करंट आ गया तो वो सारा करंट क्या होता है, वो सारा करंट बच्चे क्या होगा, वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। सो ये रोल होता है अर्थ वायर का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन में गिवन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये है, ये एक्सरसाइज का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं रीड कर देता हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, वाई इट इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटलिक अप्लायंसेस। तो क्या लिखोगे इसमें, ये पूरा लिख दोगे। ग्रीन इंसुलेशन वायर होती है, नेसेसरी इसलिए होती है क्योंकि अप्लायंस को डैमेज होने से, हमें शॉक होने से प्रिवेंट करती है, राइट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है एंड ये बोर्ड में आ सकता है, तो ये कंप्लीट लिख के आ जाना पूरा। क्लियर है बात, ठीक है। चलो इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब आ जाओ बच्चे इसके लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो डीसी मोटर जैसा ही है कुछ कुछ सर्किट डायग्राम, बट मैं इसको फिर भी दोबारा बना देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। इसका लास्ट टॉपिक होगा वो, देखो कुछ ऐसा बनता है। ये इसमें से कॉइल होती है जैसे उसमें डीसी मोटर में थी, ठीक है। इस कॉइल को आपने ऐसे एक्सल पे वो कर दिया वाउंड, राइट। अब इस एक्सल पे क्या होते हैं, इस एक्सल पे होते हैं ब्रशेस, यहाँ ठीक है ऐसे, और एक ब्रश होता है यहाँ, ठीक है। तो इससे तुमने कनेक्ट कर दी वायर, और यहाँ कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर करंट देखने के लिए, ठीक है। ये कॉइल हो गई ए बी सी डी, और यहाँ से मैग्नेटिज्म होगा लेफ्ट से राइट, मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, ठीक है। ये होती है तुम्हारी रिंग्स, ये होती है रिंग्स, ठीक है। और ये होते हैं ब्रशेस, ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं ये। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम बनता है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। सबसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का रोल क्या होता है, ये एक्सल को आप घुमाते हो, तो आपके एक्सल घुमाने से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, तो करंट इंड्यूस होता है और अल्टरनेटिंग करंट जो हम यूज करते हैं, राइट। तो कैसे यूज होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने बच्चे भी क्या पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग वायर के पास अगर आप मैग्नेट लेके आते हो, मतलब उससे क्या चेंज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे उससे, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ी है अभी, ठीक है। अब इस वायर में भी, इस कॉइल में भी कोई करंट नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। आपने एक्सल रोटेट करा
तो कॉइल रोटेट हो रही है, कॉइल के रोटेट होने से इससे मैग्नेटिक फ्लक्स, एक टर्म होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, लिख लो ये चीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके रोटेट होने से इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, राइट हैंड रूल पढ़ा है। फोर्स, जैसे मैं इस आर्म की बात करूं तो इस वाले आर्म पे फोर्स का लग रही है, अगर आपने एक्सल ऐसे रोटेट करा है तो इस पे फोर्स लग रही है नीचे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, राइट पर है, तो लगाओ। कैसे लगाओगे इसमें बताओ, राइट हैंड लो। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है फोर्स, तो फोर्स ले लो नीचे और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ले लो, राइट में, राइट। तो बेटा करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? दोबारा बताइए जाए सर, दोबारा बता दो, है ना। देखो दोबारा बता देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल लो, मिडिल फिंगर आपकी क्या शो करती है, मैग्नेट करंट। ठीक है ना, तो करंट आपको निकालना है। आपने एक्सल रोटेट किया ऐसे, तो इस पर फोर्स नीचे लग रही है, मोशन इसका नीचे हो रहा है ना, तो अपने थंब को रख दो नीचे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड राइट में है तो इसको रख दो राइट में, तो आपकी ये मिडिल फिंगर कहाँ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, राइट। एक सेकेंड, अच्छा नीचे जा रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, फोर्स इस पर नीचे लग रही है, तो करंट का आ रहा है कॉइल में, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो करंट ऐसे है ये कॉइल, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इसमें इंड्यूस हो गया बाय इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस फिनोमेना पर ये बेस्ड होता है। तो ये किसको कन्वर्ट करता है, ये उल्टा कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, राइट। क्योंकि हमें जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चाहिए होती है, तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ये बात हुई क्लियर? ठीक है, तो आपने देखे होंगे पहले टाइम पे जनरेटर कैसे आते थे, हैंडल एक्सल वाले आते थे। ठीक है ना, जो भी शादी वगैरह में आपने देखे होंगे बड़े बड़े जनरेटर रखे होते हैं, तो उसको आप एक्सल लेके ऐसे घुमाते थे पहले, वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाते थे, तब वो धीरे धीरे स्टार्ट होता था, एंड देन यू विल गेट योर करंट। ठीक है ना, अब तो खैर वो नहीं आते, तो उस पर बच्चे ये फिनोमेना बेस्ड था कि आप एक्सल से घुमाने का मतलब क्या है, आप कॉइल को घुमा रहे हो, कॉइल को घुमाने से करंट इंड्यूस होगा एंड यू विल गेट योर करंट। क्लियर है? क्लियर है फंडा? इसमें भी ब्रशेज होते हैं, इसमें भी स्प्लिट रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है ना, आप एक्सल ऐसे रोटेट कर रहे हो तो इससे आपको कौन सा करंट मिलता है, इससे मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट मिलता है बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है इससे, इसलिए इसको हम एसी जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं। लिख लो ये चीज, क्लियर है बात? तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा इससे, इसका प्रिंसिपल इंडक्शन वाला लिखना, इसकी वर्किंग, ठीक है ना, इसका वर्किंग में पूरा स्ट्रक्चर आएगा, हर पार्ट को एक्सप्लेन करना है। आर्मेचर कॉइल क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसमें कैसे बनती है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, ब्रशेस का काम क्या होता है। ठीक है ना, ये कॉन्टैक्ट देखो करना क्या होता है, करंट फ्लो हुआ तो ये कॉन्टैक्ट एक आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ये कॉन्टैक्ट चेंज होना होता है ताकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो सके। ठीक है ना, तो वो कॉन्टैक्ट चेंज करने का काम किसका होता है, स्प्लिट रिंग्स का। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग का फंक्शन लिखना, ठीक है, और ये कॉइल आ गया, तो वर्किंग में सारी चीज़ आ जाएंगी। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, इसके यूजेस। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चे, इसके यूजेस। तो तीनों में, दोनों में ही दोनों में, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में, इनका प्रिंसिपल, इनकी वर्किंग और इनके यूजेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो बच्चे इंपॉर्टेंट है, अब बोर्ड में सिलेबस में दिया है तो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आना ही आना है। 5 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन आता है, ये मोटर और जनरेटर का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको रट लो। और इस टॉपिक को बच्चे एनसीईआरटी से के अलावा कहीं से मत करना, मोर देन इनफ है। वैसे तो हर टॉपिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है, बट स्टिल इस टॉपिक के लिए स्पेशली एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोर देन इनफ। तो एनसीईआरटी से इस टॉपिक को रट लो, इसका डायग्राम एक एक लाइन रट के अभी आज ही नोट्स बनाने हैं। ये टॉपिक आज खत्म होने वाला है चैप्टर, तो इस चैप्टर के आज ही नोट्स बनाओ और इस टॉपिक के स्पेशली, राइट। पूरे 1.5-2 पेज के इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, उसको रटो अच्छे से, उसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, बिकॉज क्वेश्चन आना ही आना है, राइट।
तो सारे टॉपिक्स अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट ही हमने किया है अभी कवर। क्लियर है बात? चलो कर लिख लो उसे। डन। तो कौन कौन से स्टडी करें, इससे कौन सा करंट बनता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और मोटर से कौन सा करंट बनता है, डीसी मोटर, इससे उसको डीसी करंट बोलते हैं, राइट? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने बहुत बेहतरीन तरीके सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं, राइट? इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट आपका होमवर्क क्या है बच्चे, इसको लिख कर लर्न कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी करना है, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप बुक से उसको रट करके उसको मेमोराइज करके लिख के आ जाओगे एग्जाम में, राइट? तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर ये दोनों टॉपिक एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लो, आई रिपीट, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट भी दे रखा है एनसीईआरटी में, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है ना। इसको जाके करो, एनसीईआरटी से करना, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने ना, एक्सरसाइज वाले ब्लू वाले क्वेश्चंस जो होते हैं इंटेक्स वो भी कर लेना, प्लस एनसीईआरटी वाले भी कर लो, राइट? सो ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। हमारा जो लास्ट टॉपिक वो होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? तो इतना करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।